तो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानअप एकेडमी। जी हाँ, तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपनी फोर्थ लेक्चर रीजनिंग की प्रैक्टिस का, जो एफकेट एग्जामिनेशन के न्यू पैटर्न एडसिल पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं, जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना एडसिल पैटर्न में पिछले एफकेट में, यानी कि एफकेट 0126 में जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो गया ना तो आप एग्जामिनेशन में पछताने वाले हो, क्योंकि बहुत ही दमदार क्वेश्चन है इस सेशन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, P प्लस क्यू मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे साइन को देखना है, हमें इनका रिलेशन देखना है, साइन देखना है, रिलेशन देखना है, साइन देखनी है, रिलेशन देखनी है, साइन, रिलेशन, साइन और रिलेशन। ठीक है, हम इनके बेसिस पे हम फाइनल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और डायरेक्टली अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स सी और डी के बीच जो रिलेशन है, दैट मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या है, परसेंटेज, पी इज द सन ऑफ क्यू, दैट मीन्स डी इज द सन ऑफ ई। ऑलराइट, तो डी इज द सन ऑफ ई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है, P इज द डॉटर ऑफ Q, दैट मीन्स B इज द डॉटर ऑफ C। ओके, B इज द डॉटर ऑफ C। उसके बाद इक्वल्स टू का मतलब होता है P इज द हस्बैंड ऑफ Q, दैट मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B। A इज द हस्बैंड ऑफ B। अब हमें क्या पूछा गया है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है ये अपने को बताना है। तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, ये स्टेटमेंट भी सही है। डी इज द सन ऑफ ई, डी इज द सन ऑफ ई। ठीक है, तो भाई सन ही होगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हो सकता है ना, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अगर जेंडर क्लियर होता तो फिर हम और अगर दूसरा कुछ पूछा होता तो हम इसको बोलते कि गलत है। बट यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है डी का, सो वी कैन कंसिडर कि डी जो है ई का बेटा है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ ई, ए इज द सन इन लॉ ऑफ ई। क्या ए जो है वो ई का सन इन लॉ है या फिर सी का सन इन लॉ है, बताओ मुझे। तो भाई ए जो है वो सी का सन इन लॉ है, नॉट ई का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो नॉट करेक्ट यानी कि गलत, गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। दोनों इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आर इज द फादर ऑफ टी, ओके, आर इज द फादर ऑफ टी। एस इज मैरिड टू आर, एस इज मैरिड टू आर। ठीक है, यानी कि अगर आर फादर है तो एस क्या हो जाएगी, आर, एस जो है वो आर की वाइफ हो जाएगी। एंड हैज़ टू सन, यानी कि एस का दो बेटा है। ठीक है, एस और आर का मिलाकर के दो बेटा है। टी इज द ब्रदर ऑफ यू, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, यानी दोनों बेटा है तो दोनों प्लस प्लस साइन कर दिया हमने ना। यू इज मैरिड टू वी, यू इज मैरिड टू वी। ठीक है, नाउ डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू, क्या एस जो है वो डब्ल्यू की ग्रैंड मदर है, तो भाई इसके पापा यू हो गए एंड यू की मम्मी एस हो गई, तो यस एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वी इज द सन इन लॉ ऑफ आर, वी इज द सन इन लॉ, क्या ये तो फीमेल है, ये तो फीमेल है, और फीमेल कभी सन इन लॉ कैसे हो सकती है, फीमेल जो है वो सन इन लॉ कैसे हो सकती है, तो भाई स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया। नाउ टी इज द मैटरनल अंकल ऑफ डब्ल्यू, टी इज द मैटरनल अंकल ऑफ डब्ल्यू, मैटरनल नहीं पैटर्नल। ठीक है, क्योंकि टी जो है वो डब्ल्यू का चाचा लगेगा, तो भाई मैटरनल मतलब होता है मामा।
ठीक है। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा। मामा और चाचा में फ़र्क है ना, चाचा हमारे पापा के भाई होते हैं और मामा हमारी मम्मी के भाई होते हैं। तो मैटरनल अंकल तो नहीं है, पैटर्नल अंकल हो सकते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज़ फिजिबल, यानी कि स्टेटमेंट वन सही है सिर्फ, सॉरी ऑप्शन वन सही है। In a line of candidate waiting for an interview, Amit is 18th from the front and Priya is 14th from the back. ठीक है, अमित जो है वो 18th from the front and Priya is 14th from the back. ठीक है, ये हो गया अमित, ये हो गई प्रिया। If there are exactly 5 people standing between them, अगर इन दोनों के बीच में exactly 5 बंदे खड़े हैं, तो आपको ये बताना है कि what is the maximum and minimum number of candidate in the line। तो भाई ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस कैसा हो सकता है? सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि अमित इधर से आपको 18th पोजीशन पे दिख रहा है और प्रिया जो है वो इधर से आपको 14th पोजीशन पे दिख रही है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी 5 बंदे बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन भी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इस केस में जो है वो हमेशा जो है वो मैक्सिमम नंबर निकलता है और इस केस में हमेशा जो है वो मिनिमम नंबर निकलता है। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? 18 प्लस 14 प्लस बीच के 5 बंदे। ठीक है, तो 18 और 14 इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 9 10 11 12 1 1 2 1 3 32 प्लस कितना आ जाएगा? 5, यानी कि टोटल आ जाएंगे हमारे पास 37। तो 37 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो एलिमिनेट हो गया, बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखना है मिनिमम कितने निकलते हैं। तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 और 14 को ऐड करो। 18 और 14 को ऐड करेंगे हमारे पास 32 आ जाएगा, है ना? 32 आ गया। अब क्या करना है? ये 5 को तो माइनस करना ही करना है, साथ में प्रिया और अमित को भी माइनस करना है। तो 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। तो टोटल 32 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर? 25। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो कितने हो जाएंगे? 25। यानी कि 37 और 25 ये हमारा ये राइट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ इस टाइप का देखो करना है। ठीक है, आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपको करके जाना है अच्छे से। ठीक है, अब एक रो में है फेसिंग साउथ, ये सारे बंदे जो है वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि इस तरीके से फेस करके बैठे हुए हैं ये लोग। ठीक है, इस तरीके से फेस करके बैठे हुए हैं। अमन इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट। अब साउथ की तरफ किए हुए हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा। अमित जो है वो 30th फ्रॉम द लेफ्ट है, इसका पोजीशन जो है वो 30 है। एंड रोहित इज 25th फ्रॉम द राइट। मान लेते हैं कि ये रोहित है। ठीक है, ये रोहित जो है और ये इसकी पोजीशन जो है वो 25th है, 25th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एग्जैक्टली 12 बंदे बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच एग्जैक्टली 12 बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए बोला गया है। तो मैक्सिमम मैंने बताया कैसे निकलता है, 25 प्लस 30 प्लस 12। ठीक है, तो 55 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपके पास? 55 प्लस ऑफ 12 करेंगे तो हमारे पास 67। ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आ गए, तो ऑप्शन ए कट गया। ठीक है, ऑप्शन डी भी कट गया। नाउ अब हमें क्या देखना है? मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कैसे निकलेगा? तो भाई 30 प्लस 25 कितना आ गया? 55। और हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 12 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमें इन दोनों को भी कंसिडर करना है माइनस करते टाइम। ठीक है, तो टोटल हमें 14 माइनस करना है। 14 माइनस कर दिया हमने, हमारे पास कितना आ गया आंसर? 41। यानी कि मैक्सिमम हमारे पास 67 और मिनिमम हमारे पास 41, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिगर कंप्लीशन का। तो फिगर कंप्लीट करना है आपको, देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो भाई यहाँ पे देखो, ये फिगर जो है वो इस फिगर का मिरर इमेज है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ पे भी इसका मिरर इमेज यहाँ पे बस अपने को क्रिएट करना है। इसका मिरर इमेज कैसे क्रिएट होगा? बस यहाँ पे देखना है, ये लाइन कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन कॉर्नर पे नहीं एंड हो रही है तो इसको कॉर्नर पे एंड हम नहीं करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप है तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगुलर शेप बना दिया इस तरीके से। ठीक है, फिर ये एक डायमंड टाइप का शेप है, हमने यहाँ पे डायमंड टाइप का एक शेप बना दिया। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे तो बताओ मुझे कि ऐसा फिगर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ठीक है, इस टाइप का फिगर कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए गलत कैसे हो गया? क्योंकि ये लाइन जो है वो
आपकी कॉर्नर पे टच नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी कैसे एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा है, जिस तरीके का ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे है उस तरीके का ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कैसे रिजेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आ गई है, ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। तो बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो एक डाइस के दो फेसेस दिए गए हैं, आपको पूछा रखा है कि जो अल्फा है उसका अपोजिट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो एक कॉमन फेस दिख रहा है उसको आपको पकड़ लेना है। यहाँ पे 3 एंड 3 यहाँ पे कॉमन फेस दिख रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 के बाद हम अल्फा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ए लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है ना। 3 अल्फा, उसके बाद ए लिख दिया। यहाँ पे 3 के बाद सी लिखेंगे, सी के बाद बीटा लिखेंगे, है ना। 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और सी के बाद हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। हमें पूछा गया है अल्फा का अपोजिट क्या होगा, तो अल्फा का अपोजिट हो जाएगा सी। ठीक है, सी आ जाएगा। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट यहाँ पे 3 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, है ना। और ए का अपोजिट क्या है, बीटा। ठीक है, हमें बस अल्फा से मतलब था, तो हमने अल्फा का आंसर निकाल दिया है, सी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास एक हाइकर है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि वो हाइकर यहाँ पे है, यहाँ से इसने क्या क्या स्टार्ट किया और 10 मीटर चल गया नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। यहाँ से इसने क्या किया, 90 डिग्री टर्न लिया। ठीक है, 90 डिग्री इसने टर्न लिया। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। 90 डिग्री टर्न लिया और कहाँ पहुँचा, पॉइंट सी के पास पहुँचा, और इसने 20 मीटर्स यहाँ से ट्रैवल किया। इसके बाद इसने क्या किया, 120 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, 120 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया। तो भाई ये आपका 90 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, 90 डिग्री टर्न हो गया। 120 इससे थोड़ा और ज़्यादा होगा। ठीक है, लाइक मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है 120 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, ये पूरा जो एंगल है, ये एंगल आपका 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये कितना चलता है, यहाँ पे भी ये 20 मीटर्स चलता है। नाउ टू रिच पॉइंट डी, यहाँ से क्या किया, एक पॉइंट डी तक पहुँच गया। ऑलराइट, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। तो पॉइंट बी ये रहा आपका, पॉइंट डी ये रहा तो इन दोनों के बीच जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये जो एक्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी दो साइड्स इक्वल हों, जब भी दो साइड्स इक्वल हों, यानी कि ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको 20 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 20 दिख रहा है, यानी कि दो साइड एक ट्रायंगल की तो बराबर हो गई। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। अब देखो ये एंगल है 120 डिग्री का, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल जो है हमारे 60 डिग्री निकल करके आ गई। अब बताओ मुझे, अगर ये एक एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल टू हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 60 मान लेते हैं इसे x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, और x इज इक्वल टू 60, यानी कि ये एंगल भी 60 आ गया और ये एंगल भी 60 आ गया। अब ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल्स बराबर हो गए हैं, 60 60 और 60 हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 20 ये 20, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई को हम डिवाइड लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम डिवीज़न में कन्वर्ट कर देंगे, ये प्लस को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और डिवाइड को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, 36 को हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, माइनस को कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, और डिवीज़न को माइनस में। ठीक है, डिवीज़न को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 48 और यहाँ पे 6 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी, है ना। 8 इंटू 2 कितने जाएगा यहाँ पे 16, 16 माइनस 5, सॉरी 16 प्लस ऑफ 5 कितना आ जाएगा 21, एंड 21 माइनस ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 21 माइनस ऑफ 3 आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18, 18 प्लस ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 18 प्लस ऑफ 4 22, 22 एंड माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है। अब देखो ऑप्शन 1 को देखते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है 18, यानी कि 3 इंटू 18 माइनस, सॉरी ये इज ग्रेटर देन, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ y, y की वैल्यू है 12, तो 2 इंटू 12, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 18 3 ज़ा 54 इज ग्रेटर देन 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ठीक है। हम और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, एंड y की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144, जब हम इसको ऐड करेंगे तो मुझे ये बताओ क्या ये 15 के बराबर आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, एंड इसको 15 बराबर होने के लिए इन दोनों का सम 225 होना पड़ेगा, जो कि नहीं है, ये इससे ज़्यादा है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको कर दो एलिमिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर प्लस करके बस 36 माइनस करेंगे तो 12 तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर 15 ही नहीं आ रहा है तो 12 कहाँ से आएगा भाई, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लो, 4/3 ऑफ x, ठीक है, यानी कि 4/3 इंटू एक्स की वैल्यू है 18 इज स्मॉलर देन y की वैल्यू है 12, ये यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 इज स्मॉलर देन 12, क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म, बी भी खत्म, सी भी खत्म, बच गया हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैशटैग का मतलब है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, डॉलर का मतलब है ए इज लेस देन बी, एंड एस्ट्रिक्स का मतलब है ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो 18 इंटू 3 कितना आ जाएगा 54, माइनस 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा 60, ठीक है, एंड 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं भाई सेकेंड वाले वाई को, ठीक है, तो 160 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास 40 आ जाएगा, 40 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 24 इज इक्वल टू योर 34, इसकी वैल्यू 34 आ गई। नाउ 8 इंटू 5 दैट मीन्स 40, 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 8, एंड 36 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 9, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी 17, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17 आ गई, ऑलराइट। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे देखो एक्स हैशटैग वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू 39, हैशटैग का मतलब क्या बताया था ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 39 इज ग्रेटर देन वाई, वाई की वैल्यू है 34, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर का साइन है, डॉलर का मतलब होता है ए इज लेस देन बी, यानी कि 34 इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ जेड, दैट मीन्स 17 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 51, तो ये क्या ये बात सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, बताओ मुझे, 39 ग्रेटर है 34 से, 34 स्मॉलर है 51 से, जी हाँ, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की हम बात करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि 9 9 18 3 3 6 1 7, यानी कि 78, एस्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है इक्वल्स टू 3 और y, 3 और y का मतलब क्या, y की वैल्यू 34 है, 34 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे, 34 को 3 टाइम्स करोगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, एक 11, ठीक है, तो भाई 78 इज इक्वल्स टू 112 होता है क्या, नहीं ना, ये तो यहीं पे गलत हो गया, तो हम आगे फिर क्यों करेंगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एक फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है, पजल का क्वेश्चन है, फिगर पजल का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आउटर नंबर इनर नंबर, आउटर नंबर इनर नंबर, आउटर नंबर और इनर नंबर, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक आउटर और इनर नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा इस ट्रायंगल में भी। आपको क्या बताना है, पी और क्यू का प्रोडक्ट बताना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले पी को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, इस पी को फाइंड करो, इस क्यू को फाइंड करो, उसके बाद इसका आंसर आपको प्रोडक्ट में देना है। तो भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है 16, ठीक है,
तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। ठीक है, ये अपने को समझ में आ रहा है अभी के लिए। नाउ 15 और 9 को देखें तो 15 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, एंड 2 एंड 4 को हम एडिशन करें तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। ना 21 और 12 इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 और 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो 6 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, यानी कि यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। तो P की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, एंड यहाँ पे भी 9 आ गया। तो Q की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, Q की वैल्यू 9 आ गई। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है, तो 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 54, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अब इन पांचों फिगर में एक फिगर ऐसा है जो बाकी के रूल्स को नहीं मान रहा है, तो वो कौन सा फिगर है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये एरो, ऐसा एरो तो सब में दिखने को मिल रहा है, तो हमें मेनली क्या देखना पड़ेगा, ये जो हेड है, ठीक है, ये लाइन की जो हेड है हमें उसे देखना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे भी ये एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो एक दूसरे के एकदम सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो पता चल गया ना कि कौन है चोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यही सबसे अलग दिख रहा है यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। 4 ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन जम्बल्ड, ठीक है, इन ईच ऑफ देम अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स, फाइंड द ऑड वन आउट आफ्टर मेकिंग द मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। तो भाई 4 टाइप के आपको जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं, इन सब से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, उसके बाद आपको ऑड वन आउट चूज करना है, ठीक है, ऑड वन आउट आपको चूज करना है। तो जरा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इन चारों में से, क्या, क्या सबसे स्टार्ट करो ना, सबसे छोटे वर्ड से स्टार्ट करो। सबसे छोटा हमें, मेरे को ये दिख रहा है, तो मैं इसे मोलर लिख देता हूँ, MOLAR, मोलर। अब ये मोलर से मुझे हिंट मिल गया कि मोलर जो है वो टीथ का एक टाइप होता है, ठीक है, टीथ का एक टाइप होता है, ह्यूमन टीथ जो है तो उसका टाइप होता है। तो बाकी सारे भी क्या हो सकते हैं, हमारे टीथ के टाइप हो सकते हैं भाई, ठीक है, हमारे। तो देखो यहाँ पे इसको मैं कैनाइन लिख सकता हूँ क्या, CENINE, यस, ये भी क्या बन गया, सॉरी, CENAIN, ऑल राइट, ये कैनाइन हो जाएगा हमारा। इसको ए कर लो, है ना, ये ए है, ये हमारा कैनाइन आ गया। अब ये कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कौन सा है भाई, इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो ये हमारा इंसीजर लिखा हुआ है ना, INSIOR, ठीक है, INSI होगा, सॉरी, INCISIOR, एक मिनट, अरे सही तो लिखा था मैंने, ठीक है, सही है, स्पेलिंग सही है, ठीक है, INCISOR, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये क्या है भाई, ठीक है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंसीजर आपका टूथ का टाइप होता है, कैनाइन आपका टूथ का टाइप होता है, मोलर आपका टूथ का टाइप होता है, ये क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो ये है आपका डेंटिन, DENTIN, डेंटिन। तो ये तीनों के तीनों तो टीथ के टाइप होते हैं। ये जो है वो टीथ के नीचे का जो इनेमल होता है ना, ठीक है, इनेमल के नीचे जो पार्ट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटिन कहते हैं। तो ये एक्चुअल टीथ का पार्ट नहीं होता, ठीक है, जो हमें ऊपर से टीथ दिखता है ना उसका स्ट्रक्चर का ये पार्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी के सारे टीथ के स्ट्रक्चर के पार्ट है, बट ये टीथ के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, ठीक है। आपको मैं इमेज से क्लियर कर देता हूँ, इसका राइट आंसर वैसे डी है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, अंदर का जो टिश्यू है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप माउथ में देखोगे तो आपके जो साइड वाले जो टीथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। उसके जस्ट दो आगे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं। उसके बाद जो आपके नुकीले दांत होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं, ठीक है। और साइड, सॉरी, फ्रंट के जो दो दांत होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। तो इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर्स, मोलर, ये सारे टूथ के टाइप हो गए हैं। और ये डेंटिन जो है ये टूथ के अंदर का होता है, अंदर का पार्ट होता है ये, ठीक है। ये बाहर के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये बस अंदर का होता है ये, ठीक है, जो कि
टिश्यूज़ जो है वो मसल्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं, ठीक है। तो इतने माइन्यूट डिटेल्स में भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक माल फंक्शनिंग एनालॉग क्लॉक है, ठीक है, जो कि 6 मिनट पर आवर फॉर ट्रू टाइम गेन करता है, ठीक है, ऑलराइट, ये गेन कर रहा है। Given that it was initially accurately set at 6 am and the actual time is 10 am the following day, यानी कि अगले दिन ये 10 बजे टाइम शो कर रहा है। इसे मैंने आज सेट किया 6 बजे और ये कल जो है वो 10 बजे टाइम शो कर रहा है, यानी कि कल सुबह 6 बजे मैं देखूंगा तो इस घड़ी में 10 बज रहे होंगे, ऐसा कहने का मतलब है। डिटरमाइन द एडिशनल एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द आवर हैंड ऑन द क्लॉक ड्यू टू द माल फंक्शन, ठीक है, माल फंक्शन के कारण ये कितना एडिशनल एंगल ट्रैवल किया वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि आपको कितना एक्स्ट्रा एंगल ये पागल घड़ी ने कवर करा है, बस हमको यही बताना है। तो चलो आज हमने 6 बजे घड़ी को सेट कर दिया, ठीक है, कल 6 बजे, ठीक है, सेम टाइम पे एम से एम हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 AM to 6 AM कितने हो गए हमारे पास, 24 आवर्स। ये हो गया हमारा डे 1, ये हो गया हमारा डे 2, और ये हमारा डे 2 का कितना टाइम शो कर रहा है, ये 10 AM शो कर रहा है। डे 2 का हमारा ये टाइम शो कर रहा है 10 AM, ठीक है। तो 6 AM से 10 AM कितना हो गया, टोटल 4, यानी कि टोटल जो घड़ी ने ट्रैवल किया वो कितने आवर्स ट्रैवल किया, 24 घंटे इधर और 4 घंटे इधर, यानी कि 24 + 4 इज इक्वल टू 28 आवर्स टोटल ट्रैवल्ड बाय द आवर हैंड, ओके। अब ये घड़ी जो है वो 1 घंटे में 6 मिनट एक्स्ट्रा कवर कर रही है, तो मुझे ये बताओ कि 28 आवर्स में कितना एक्स्ट्रा मिनट कवर करेगी। तो उसके लिए हम 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 168 मिनट्स, ठीक है, 168 मिनट्स इस घड़ी ने एक्स्ट्रा कवर किए हैं, ठीक है। अब बस मुझे 168 मिनट्स का एंगल निकालना होगा, तो उसके लिए एंगल निकालने के लिए हमें कोई 1 घंटे में कितना एंगल एक्स्ट्रा जा रहा है वो तो पता होना चाहिए तब तो देखो एक घड़ी जो होती है वह इस तरीके की होती है, ठीक है, जो यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता है, यहाँ पे 3 लिखा होता है एंड यहाँ पे 9 लिखा होता है। तो बेसिकली ये घड़ी जो है वो टोटल 360 डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है, और टोटल पूरे 12 आवर्स में एक आवर का क्लॉक जो है वो कितने डिग्रीज कवर करता है। तो टोटल आपको 12 आवर्स में 720 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 720 मिनट्स होते हैं टोटल 12 घंटे में। तो अगर मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितने डिग्रीज कवर करता है, ठीक है, 1 घंटे में कितने डिग्रीज कवर करता है। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, 720 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 डिग्रीज, ठीक है, 0.5 डिग्रीज ये 1 मिनट में कवर करता है, ठीक है, इन 1 मिनट 1 मिनट में हमारा जो आवर हैंड है वो 0.5 डिग्रीज कवर करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट में हमारा आवर हैंड जो है वो 0.5 डिग्रीज कवर करता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 168 मिनट में कितने डिग्रीज कवर करेगा। तो भाई 168 इंटू 0.5 अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 84 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके, नाउ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो ना तो मुझे आप इस नंबर पे पिंग कर देना, ठीक है, इस नंबर पे पिंग कर देना, तो मैं आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बियॉन्ड इज रिटन एज दिस एंड फ्लाइट इज रिटन एज दिस, हाउ विल ऑरेंज बी रिटन इन दैट सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो बियॉन्ड लिखा हुआ है भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड को कैसे लिखा गया है, JSSB और C। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास D है, ये हमारे पास B है, और यहाँ पे हमें C देखने को मिल रहा है। तो B में अगर हम +1 करें तो हम C के पास पहुँच सकते हैं,
ये ई में अगर हम प्लस ऑफ 2 करें तो हम जी के पास पहुंच सकते हैं। वाई में अगर हम प्लस ऑफ 3 करें तो हम बी के पास पहुंच सकते हैं। ओ में प्लस ऑफ 4 करें तो हम एस के पास पहुंचेंगे। एन में प्लस ऑफ 5 करें तो भी हम एस के पास पहुंचेंगे। और डी में प्लस ऑफ 6 करते हैं तो हम जे के पास पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि आपको अब पैटर्न क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे ओ में हम प्लस ऑफ 1 करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, पी के पास पहुँचेंगे। पी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। इन दोनों ऑप्शन को ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे आर है, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी डी है, डी है, आर है, आर है ना। हमें चेक करना है ए वाले को, यानी कि सेकेंड लास्ट को, यानी कि जी। ठीक है, तो जी में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 + 5 = 12, यानी कि हमारा आंसर एल आना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का बहुत ही क्वेश्चन पिछले एफकेट में परेशान किया था सबको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी टाइप का था, ये क्वेश्चन नहीं था बट इसी टाइप का था। नाउ फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, वैली जो है उसको हम ऐसे कोड करते हैं। ब्रिज, टनल, हाईवे, सिग्नल को हम कोड करते हैं इस तरीके से। व्हाट इज़ द प्रोबेबल कोड फॉर डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी का कोड क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फॉरेस्ट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 है, तो 6 में हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 6 लेटर्स में से 1 लेटर को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 5। नाउ फॉरेस्ट का फर्स्ट वर्ड क्या है, एफ है। ठीक है, तो एफ में से क्या करते हैं, हम 2 माइनस कर देते हैं, तो हम क्या पहुंचेंगे, डी के पास पहुंचेंगे। तो D5 अपने को कहीं पे दिख रहा है क्या, जी हाँ, D5 अपने को यहाँ पे दिख रहा है। रिवर में कितने लेटर्स हैं, रिवर में 5 लेटर्स हैं, तो 5 में से 1 को माइनस किया, बच गया हमारे पास 4। एंड फर्स्ट लेटर है आर, आर में से 2 को माइनस करेंगे तो हम पहुंचेंगे पी के पास। क्या हमें कहीं P4 देखने को मिल रहा है, बिल्कुल P4 देखने को मिल रहा है। माउंटेन्स, ठीक है, सॉरी माउंटेन, तो माउंटेन में कितने लेटर्स हैं, टोटल 8 लेटर्स हैं, तो 8 में 1 को माइनस कर दो, 7 आ गया। नाउ एम है, एम का पोजीशन होता है 13, 13 में से 2 को माइनस करो तो हम पहुंचेंगे 11 के पास, यानी कि K7 होना चाहिए। K7 है क्या, बिल्कुल है K7। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। वैली है, वैली में कितने लेटर्स हैं, 6, तो 6 में से 1 को माइनस कर दो तो बच गया 5। नाउ वी में से 2 को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा टी, T5। समझ में आ गया किस तरीके से इसको कोड किया गया है ना। नाउ सेम तरीके से हम डिजिटल लाइब्रेरी को भी हम कोड करेंगे। डिजिटल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बदले हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और फर्स्ट लेटर है डी, तो D-2 = B, तो B6 आ गया, है ना। नाउ लाइब्रेरी में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट लेटर L है, L-2 = 10, यानी कि J6, तो B6 और J6 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, है ना, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, कैसी लगी आपको वीडियो, है ना, और किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ यार, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो एंड पढ़ते रहो। थैंक यू, जय हिंद।